जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो देखिए, बिहार का ड्रेनेज सिस्टम समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, जो नदियों का पानी होता है वो एक चैनल से होकर गुजरता है और उसी चैनल को हम बोलते हैं ड्रेनेज। और जब ढेर सारी नदियों के जो चैनल होंगे वो एक साथ फ्लो करेंगे तो उनको हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो किसी भी एरिया में जो एक ड्रेनेज सिस्टम होता है वो किसका रिजल्ट होता है? तो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का, या वहाँ पर जो रॉक्स प्रेजेंट हैं उनका नेचर क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बेसिस पे भी जो रिवर्स होती हैं उनका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो तय होता है। इसके अलावा टोपोग्राफी या स्लोप के बेसिस पे भी, अगर मान लीजिए स्लोप काफ़ी ऊंचा है, ज़्यादा है, तो नदियों की जो स्पीड होगी बहने की वो तेज़ होगी, और अगर स्लोप कम रहेगा तो जो स्पीड होगी वो भी कम होगी। इसके अलावा जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी कितनी क्वांटिटी है और ड्यूरेशन क्या है फ्लो का, तो इन सभी चीज़ों पे जो एक ड्रेनेज सिस्टम का जो एरिया होता है वो डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है ये एक वाटर फ्लो का सिस्टम है, और जो नदियाँ होती हैं और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं तो उनके थ्रू ये सिस्टम जो है वो क्रिएट किया जाता है। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं, जैसे कि रिवर सोर्स। तो रिवर सोर्स हम उस प्लेस को कहते हैं जहाँ से रिवर निकलती है। तो नदी जो है जहाँ से निकलेगी, जहाँ से ओरिजिनेट करेगी, उसको हम बोलते हैं रिवर सोर्स। उसके बाद है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक नदियों का संगम होता है, जहाँ पे दो से अधिक नदियाँ जो हैं वो मिल रही हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है, मान लीजिए कोई मेन नदी है और उस मेन नदी से एक छोटी सी नदी जो है वो अलग से निकल रही है, और ये छोटी नदी जो निकल रही है ये मेन नदी को ज्वाइन नहीं करती है, तो ऐसी नदी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। और इस छोटी नदी की वजह से क्या होता है, जो मेन नदी में जो पानी का अमाउंट है वो कम हो जाता है, और इसी डिस्ट्रीब्यूटरी के वजह से एलुवियल फैंस या कोन्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ये नदी यहाँ पे मेन नदी है और इसके बगल से एक छोटी सी नदी निकली, तो यहाँ पे जो है ये जो इसको आप एलुवियल फैन या इसको कोन भी बोल सकते हैं। तो इस छोटी नदी की वजह से जो है ये कोन्स का फॉर्मेशन होता है। वहीं जो ट्रिब्यूटरी होती है, ट्रिब्यूटरी मान लीजिए कोई छोटी सी नदी है, वो आके मेन जो रिवर है उसमें आके मिल जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। इसके बाद है रिवर माउथ। तो रिवर माउथ हम उसको बोलते हैं जहाँ पे नदी ख़त्म हो रही है, या जहाँ पे जो नदी है वो जाके समुद्र में मिल जाती है। तो जहाँ पे नदी ख़त्म होती है उसको हम बोलते हैं रिवर माउथ। उसके बाद है रिवर प्रोफाइल। इसका मतलब होता है कि सपोज़ करिए यहाँ से एक नदी निकली और इसका लास्ट पॉइंट ये है, यहाँ जाके जो समुद्र में मिल जाती है, तो वेरियस पॉइंट्स पे इस रिवर का जो डेप्थ है वो कितना होगा, उसी को हम बोलते हैं रिवर प्रोफाइल। यानी कि ये कितनी जो नदी है ये जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से लेकर जहाँ पे ख़त्म हो रही है उस बीच में ये नदी जो है कितनी गहरी है, यानी कि इस रिवर की डेप्थ कितनी है, उसको हम रिवर प्रोफाइल बोलते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ऐसी रिवर्स जो कि प्लेट्यूज से निकलती हैं, तो वो बिल्कुल अपने लोवेस्ट लेवल ऑफ इरोजन पे पहुंच चुकी हैं। इसके बाद है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि टोटल अमाउंट जो भी वाटर का फ्लो कर रहा है नदी में, तो एक टाइम पीरियड में कितना अमाउंट जो है नदी में वाटर का फ्लो कर रहा है, तो उसको मेज़र किया जाता है क्यूसेक के थ्रू, और इसी अमाउंट को हम बोलते हैं डिस्चार्ज, यानी कि नदी जो है वो कितना पानी रिलीज़ कर रही है। इसके बाद है ड्रेनेज बेसिन। तो देखिए, जैसे ये एक नदी है और इसमें जो है कई नदियाँ आके जो है मिल रही हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो एरिया ये कवर करेगी इसी को हम बोलेंगे ड्रेनेज बेसिन, या इसको वाटर शेड भी बोल सकते हैं। तो ये मेन नदी जो है ये आसपास की नदियों से जो वाटर है वो कलेक्ट करती है, और इसको हम बोलते हैं वाटर एक्विजिशन। और ये सारा एरिया जो है इन नदियों का, इसको हम बोलेंगे ड्रेनेज बेसिन। तो देखिए, नदियों का जो ड्रेनेज एरिया होता है इनको ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन भी बोल सकते हैं। वहीं जो छोटी नदियाँ होती हैं उनका जो ड्रेनेज एरिया है या उनका जो कैचमेंट एरिया है इसको बोलते हैं वाटर शेड। यानी कि अगर कोई बहुत बड़ी नदी है तो उसका जो एरिया होगा उसको हम ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे, और अगर कोई छोटी सी नदी है तो उसका जो ड्रेनेज एरिया या कैचमेंट एरिया है उसको हम बोलेंगे वाटर शेड। अब देखिए, नदियों के जो है अलग अलग तरह के ड्रेनेज पैटर्न भी होते हैं। जैसे कि पहला है डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न। तो ये ड्रेनेज पैटर्न जो है ये ब्रांचेस की तरह दिखाई देता है, जैसे कि जो पेड़ की शाखाएं होती हैं उस तरीके से ये दिखाई देता है। तो यहाँ देख सकते हैं इमेज में, इस तरीके का कुछ ये जो है सिस्टम होता है, और इस पैटर्न को हम ट्री शेप्ड ड्रेनेज पैटर्न भी बोलते हैं, या इसको फाइटोसैनिटरी ड्रेनेज पैटर्न भी बोल सकते हैं। और हमारे भारत में इस तरह का जो पैटर्न है वो गंजेटिक प्लेन के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद है रेटिकुलेटेड ड्रेनेज पैटर्न। तो ये ड्रेनेज पैटर्न जो है तब डेवलप होता है जब मान लीजिए कोई नदी मेन नदी फ्लो कर रही है और इसी के बगल से एक इसकी ट्रिब्यूटरी जो है इसके पैरेलल में फ्लो कर रही है,
और उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो मेन नदी से जाके राइट एंगल पे जुड़ जाती है। तो ऐसे पैटर्न को हम रेटिकुलेटेड ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। और इस तरीके का पैटर्न हमें वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये नदी जो है छोटी वाली वो जाके मेन रिवर में 90 डिग्री एंगल पे जाके ज्वाइन करती है। और इस तरीके का जो पैटर्न है वो हिमालयन माउंटेन्स में पाया जाता है। इसके अलावा जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे भी ऐसा पैटर्न हमको देखने को मिला है। अगला पैटर्न है सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न, या इसको रेडियल पैटर्न बोलते हैं। तो देखिए कुछ नदियाँ होती हैं कि वो हिल से निकलती हैं। तो मान लीजिए जैसे ये हिल है तो कुछ नदी इसके साउथ डायरेक्शन से फ्लो करेगी, कुछ जो है नॉर्थ से फ्लो करेगी, कुछ जो है वेस्ट से फ्लो करने लगेगी, कुछ ईस्ट से फ्लो करेगी। तो ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं रेडियल पैटर्न या सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है झारखंड का हजारीबाग प्लेट्यू। इसके अलावा पारसनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से भी जो नदियाँ निकलती हैं वो इसी तरीके से निकलती हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है हिल है और इसके अगल बगल से जो नदियाँ हैं वो निकल रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। इसके अलावा देखिए जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे कि अमरकंटक की पहाड़ी से वेस्ट से जो है नर्मदा नदी निकलती है, नॉर्थ ईस्ट से तापी नदी निकलती है, साउथ ईस्ट से सोन निकलती है और साउथ वेस्ट से निकलती है महानदी। इसके बाद है रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न हम उस पैटर्न को बोलते हैं कि जब मेन नदी फ्लो कर रही है और इसकी ट्रिब्यूटरी आके इससे राइट एंगल से जुड़ जाए। लेकिन ये पैटर्न जो है पिछले वाले पैटर्न से अलग है और ये पैटर्न हमको उन नदियों में देखने को मिलता है जो कि विंध्यन पहाड़ियों से नदियाँ निकलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिहार के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो देखिए बिहार का जो टोटल लैंड एरिया है उसका 4.1% है वाटर का एरिया, यानी कि अगर हेक्टेयर्स में बोलेंगे तो 3.82 लाख हेक्टेयर्स जो है बिहार का जो एरिया है वो वाटर एरिया है। और ये हमारे टोटल लैंड का हो गया 4.1%। तो हमारा बिहार जो है वो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और बिहार इंडस गंगा प्लेन के बिल्कुल मिडिल में आता है। और बिहार के नॉर्थ में हिमालय माउंटेन प्रेजेंट है, साउथ में छोटा नागपुर प्लेट्यू प्रेजेंट है। इसीलिए दोनों तरफ से जो नदियां हैं वो आके गंगा नदी में मिल जाती हैं, क्योंकि हिमालय वाला जो एरिया है वो ऊंचा है और इधर जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला एरिया है वो भी ऊंचा है। तो इसीलिए दोनों तरफ से नदियाँ आके गंगा नदी में आके मिलती हैं। तो देखिए बिहार भले ही लैंडलॉक स्टेट हो लेकिन बिहार वाटर के मामले में काफ़ी रिच है, चाहे हम अंडरग्राउंड वाटर की बात करें या सरफेस वाटर की बात करें। और बिहार में जो मेन सोर्स है वाटर का वो है रिवर्स। तो देखिए बिहार का जो ड्रेनेज सिस्टम है इसमें नदियों के साथ लेक्स, वेटलैंड, वाटरफॉल्स और हॉट स्प्रिंग्स भी प्रेजेंट हैं। और इस ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत जो भी बिहार में खेती की जाती है वो कैनल्स के थ्रू की जाती है या नदियों के थ्रू की जाती है, या जो ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जाता है, पॉन्ड्स का यूज़ किया जाता है, या जो वेल्स हैं उनका यूज़ किया जाता है इरिगेशन पर्पज़ के लिए। और बिहार के ड्रेनेज सिस्टम का जो मेन बेस है वो है रिवर गंगा। और गंगा की सहायक नदियाँ जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बिहार के टोपोग्राफी के डेवलपमेंट में। तो देखिए बिहार जो है वो कम्प्लीटली एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है और रिवर हमारे इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बिहार में हमें सीजनल रिवर के साथ साथ पेरेनियल रिवर्स भी देखने को मिलती हैं और यही रिवर्स जो हैं बिहार में सरफेस वाटर का सोर्स हैं। तो बिहार के जो नॉर्दर्न और सदर्न अलुवियल एरियाज़ हैं यहाँ पे हमेशा जो है हर सीज़न में पानी जो है वो अवेलेबल रहता है। और गंगा नदी बिहार के बीच से गुजरती है और बिहार को 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो देखिए गंगा नदी किन डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, तो टोटल बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है गंगा नदी। सबसे पहले है बक्सर, इसके बाद भोजपुर, पटना, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, लखीसराय। तो इन 12 डिस्ट्रिक्ट से बिहार के जो गंगा नदी है वो गुजरती है। और गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। और गंगा नदी बिहार में इंटर करती है चौसा से। चौसा पड़ता है बक्सर डिस्ट्रिक्ट में और उसके बाद जो है ये वेस्ट बंगाल की तरफ मूव कर जाती है। और नदन बिहार की जो नदियां हैं और जो नदियां सदर्न बिहार से आती हैं ये सभी नदियां आके गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो अगर आप देखेंगे बिहार का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो जो है स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि पेंडिकुलर है, यानी कि इससे गंगा नदी फ्लो कर रही है और इधर से नदियाँ आके जुड़ रही हैं। इसी को हम बोलते हैं स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। तो बिहार में दोनों डायरेक्शन से जो नदियाँ हैं वो आती हैं और गंगा नदी से आके ज्वाइन करती हैं। तो देखिए बिहार में गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि एक जो नदियाँ जो नॉर्दर्न बिहार से आ रही हैं और एक नदियाँ जो सदर्न बिहार से आ रही हैं। तो एक हो गई रिवर ऑफ नॉर्थ बिहार और दूसरी रिवर ऑफ साउथ बिहार। पहले बात करेंगे नॉर्दर्न बिहार रिवर्स के बारे में।
तो देखिए बिहार के नॉर्थ में जो ये एरिया है इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न बिहार प्लेन। और इस प्लेन से जो नदियाँ आ रही हैं इस प्लेन से होते हुए तो इनको हम बोलते हैं नॉर्दर्न बिहार रिवर्स। और इसमें सीजनल रिवर्स भी हैं और पेरेनियल रिवर्स भी हैं। बात करें गंगा के कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज की तो इसमें बूढ़ी गंडक, गंडक स्पेलिंग गलत हो गया, गंडक होगा, महानंदा, कोसी और घाघरा। तो ये नदियाँ जो हैं वो गंगा नदी की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा कमला बालन रिवर, बागमती अधवारा रिवर, ये जो है पहले कोसी रिवर को ज्वाइन करती है और उसके बाद जाके गंगा नदी से मिलती है। तो ये नदियाँ जो हैं वो हिमालय वाले एरिया से निकलती हैं। और मानसून सीज़न में क्या होता है कि बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो इनका जो वाटर लेवल होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और जो एवरेज लेवल है वो एवरेज लेवल लगभग 80 गुना तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बिहार के जो नॉर्दर्न साइड है उसमें बाढ़ ज़्यादा आती है। इसके अलावा जो नॉर्थ वाली नदियाँ हैं वो अपना कोर्स भी चेंज करती हैं, और जब वो कोर्स चेंज करती हैं तो वो मिएंडर करती हैं। इसकी वजह से ऑक्सबो लेक्स का फॉर्मेशन होता है और इनको चॉर्स ही बोलते हैं। तो जो नॉर्थ बिहार की जो रिवर्स हैं ये निकलती हैं हिमालय माउंटेन रेंजेस से। तो यहाँ ये इमेज देखिए, इसको आप बोल सकते हैं चौर, या इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं, या इसको मोट्स भी बोलते हैं, मोट्स। तो ये नदी यहाँ से आई और यहाँ से ये मेंडर करके फिर निकल गई, लेकिन बाद में फिर इधर से ये फ्लो करने लगी। तो ये जो एरिया बच गया यू शेप का, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक, या चौर कह लीजिए या मोट कह लीजिए। तो देखिए इसी में कुछ रिवर्स हैं जैसे कि घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। तो ये नॉर्दर्न बिहार की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। तो देखिए हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उसमें से कुछ नदियाँ जो हैं वो पेरेनियल हैं, यानी कि बारिश का जो पानी है वो उनमें भर जाता है, जिसकी वजह से उनका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से उनका जो वाटर है वो इंक्रीज़ होता है। तो गर्मी के सीज़न में क्या होता है कि जो ग्लेशियर्स का पिघलने का रेट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन नदियों का जो पानी है वो बढ़ जाता है। देखिए यूपी और बिहार के बीच में 3 नदियाँ ऐसी हैं जो कि बॉर्डर बनाती हैं। इसमें गंडक है, कर्मनाशा है और घाघरा नदी है। तो अब बात करते हैं नॉर्दर्न बिहार रिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो देखिए जो नॉर्थ बिहार के रिवर्स हैं ये हिमालय से निकलती हैं, लेकिन जो इनका कैचमेंट एरिया है वो ग्लेशियल रीजन में ही लाई करता है, यानी कि जो नेपाल वाला एरिया है वहीं पे ज़्यादा इनका कैचमेंट एरिया होता है। बिहार में ये जो है थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। और मानसून सीज़न में यहाँ पे क्या होता है कि रेनफॉल जो है वो 80 से 90 गुना ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इन नदियों का पानी जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है और फ्लड ले आता है। तो नॉर्थ में कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो थोड़ी सी स्टेबल हैं, जैसे कि गंडक, बूढ़ी गंडक और घाघरा। तो ये नदियाँ ऐसी हैं जो कि स्टेबल हैं। लेकिन नॉर्थ बिहार की कुछ नदियाँ हैं जैसे कि बागमती, अधवारा, कमला बालन और कोसी, ये जो है काफ़ी अनस्टेबल हैं और अपना कोर्स जो है ये हमेशा चेंज करती रहती हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सबो लेक या चौस हैं उनका फॉर्मेशन होता है। और जो हिमालय वाले एरिया से जो नदियाँ निकलती हैं तो वो एरिया काफ़ी ऊंचा है, तो ऊंचा होने की वजह से जो रिवर्स का जो फ्लो होता है वो काफ़ी तेज़ होता है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि नदियाँ जो हैं वो जल्दी से अपना जो रास्ता है वो चेंज कर देती हैं। बात करें सदर्न बिहार रिवर्स के बारे में, देखिए जो सदर्न बिहार वाला जो एरिया है इसका जो टेरेन देखने को मिलेगा आपको काफ़ी डाइवर्स है, यानी कि कहीं कहीं जो पहाड़ियाँ हैं वो प्रेजेंट है और प्लेन एरिया भी प्रेजेंट है। तो इसीलिए जो सदर्न बिहार वाला एरिया है इसका टेरेन काफ़ी डाइवर्स है। और यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं जैसे कि क्यूल, सोन, बदुआ चंदन और कर्मनाशा, और ये सभी नदियाँ जो हैं गंगा नदी में आके मिल जाती हैं। और जो सदर्न बिहार की नदियाँ हैं ये जो है मेनली 3 जगहों से निकलती हैं। पहला है विंध्याचल की पहाड़ियाँ, दूसरा छोटा नागपुर का पठार और तीसरा है राजमहल की पहाड़ियाँ। तो मेनली सदर्न बिहार की जो नदियाँ हैं वो इन 3 जगहों से ही ओरिजिनेट करती हैं। और सदर्न बिहार वो एरिया है जहाँ पे ताल प्रेजेंट है, या इसको आप लो लाइंग एरिया बोल सकते हैं, यानी कुछ इस तरीके का एरिया होता है थोड़ा सा मुड़ा हुआ, और यहाँ पे जो है पानी भर जाता है और देखने में ये तालाब की तरह दिखाई देता है। तो ये चीज़ आपको नॉर्थ में देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये चीज़ बिहार के गंगा नदी के साउथ में प्रेजेंट है। तो देखिए नदियों के फ्लो सिस्टम और ओरिजिन के बेसिस पे इनको जो है 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, यानी कि पहली वो नदियाँ जो कि हिमालय से निकल रही है और दूसरी वो नदियाँ जो कि प्लेट्यूज या जो पेनिसुलर एरिया है वहाँ से निकल रही हैं। तो ये दोनों तरह की नदियाँ जो हैं वो आके गंगा नदी से मिल जाती है। तो देखिए जो नदियाँ हिमालय से निकलती है और हिमालय से निकल के बिहार के नॉर्थ में आती है तो वो नदियाँ जो हैं काफ़ी मिएंडरिंग करती हैं, क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है गिरने की वो काफ़ी तेज़ होती है, जिसकी वजह से वो जो है मिएंडरिंग करते हुए आती हैं और इसी की वजह से ये जो है अपना कोर्स चेंज कर देती है।
और ये भी कहा जा रहा है कि ये नदियाँ जो हैं ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ अपना जो कोर्स है वो चेंज कर रही हैं। और इसके पीछे का जो मेन रीज़न बताया जा रहा है वो ये है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से, यानी कि आपको पता है अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है और उसी का इफेक्ट इन नदियों के फ्लो पे पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये नदियाँ जो हैं वो शिफ्ट कर रही हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोसी नदी। तो देखिए बिहार के जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार की नदियों को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला घाघरा गंडक, दूसरा गंडक बागमती, तीसरा बागमती कोसी, कोसी महानंदा, कर्मनासा सोन, सोन पुनपुन और पुनपुन सकरी। तो पहले हम डिटेल में अब बात करेंगे जो भी नॉर्दर्न बिहार में जो रिवर्स फ्लो करती हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पहले गंगा नदी से। देखिए गंगा नदी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट नदी होने के साथ साथ हमारी कंट्री की जो है सबसे होली रिवर है, सबसे पवित्र नदी है। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी में प्रेजेंट है गोमुख, और गोमुख में है गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। टोटल जो डिस्टेंस है गंगा नदी का जो ये ट्रैवल करती है, टोटल लेंथ जो है वो 2525 किलोमीटर का है। और बिहार में गंगा नदी एंटर करती है बक्सर के चौसा से, और बिहार में जो गंगा नदी का टोटल लेंथ है वो है 445 किलोमीटर, और इसका जो फ्लो एरिया है वो 15,165 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और उसके बाद गंगा नदी जो है वो बिहार से होते हुए, बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो देखिए बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, जैसे कि पटना, बक्सर, मोकम्मा, भागलपुर और मुंगेर। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके अलावा 12 डिस्ट्रिक्ट्स और हैं जहाँ से गंगा नदी पास करती है, जिसमें से भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय और मुंगेर। तो यहाँ से जो गंगा नदी है वो क्रॉस करती है। देखिए जो मैक्सिमम लेंथ है गंगा नदी का वो पटना में है, यानी कि पटना में गंगा नदी 99 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। बात करें गंगा नदी के नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज़ की, यानी जो नॉर्थ से आके गंगा नदी में मिल रही है, तो इसमें घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बालन, कोसी और महानंदा है। वहीं जो नदियाँ साउथ से आती हैं और गंगा नदी में मिलती हैं, इसमें सोन है, पुनपुन, कर्मनासा, क्यूल, फल्गु, काओथोरा, धर्मावती, गंगी और बदुआ रिवर। लेकिन इसमें से जो फल्गु रिवर है ये क्या करती है, कुछ दूरी तक पैरेलल फ्लो करती है, लेकिन ये आगे जाके ताल वाले एरिया में ही ये नदी जो है वो खो जाती है, ये डायरेक्ट गंगा नदी में आके नहीं मिलती है। तो अब बात करते हैं गंडक रिवर के बारे में। देखिए गंडक नदी जो है वो 2 नदियों से मिलकर बनी है, एक है काली गंडक और दूसरी है त्रिशूल गंगा। तो काली गंडक और त्रिशूल गंगा इन दोनों का पानी मिलता है और गंडक नदी जो है ये फॉर्म होती है। कहाँ से निकलती है? तो धौलागिरी से निकलती है। धौलागिरी जो है वो नेपाल में पड़ता है, तो यहाँ से गंडक रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है। उसके बाद बिहार में ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है। उसके बाद पटना में सोनपुर एक जगह है, यहाँ पे गंडक नदी जो है वो गंगा नदी से आके मिल जाती है। गंडक नदी जो है वो बिहार के वेस्ट चंपारण से, ईस्ट चंपारण से, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली से होकर फ्लो करती है। इसके अलावा गंडक रिवर यूपी और बिहार के बीच में 120 किलोमीटर का बॉर्डर भी बनाती है। इस नदी की जो टोटल लंबाई है वो 630 किलोमीटर है, वहीं बिहार में इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर। तो पहले जो है गंडक नदी फ्लड के लिए जानी जाती थी, लेकिन इस फ्लड की समस्या को कंट्रोल किया गया वाल्मीकि नगर में एक डैम बना के। तो डैम बना के इसके फ्लड को जो है कंट्रोल किया गया। तो देखिए गंडक नदी की 7 ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं और इनको बोलते हैं नेपाल में सप्तगंडकी, जिसमें से पहली है त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, मत्स्यनगढ़ी, सेती, दरौदी, मादी और काली गंडक। तो ये इनको हम बोलते हैं सप्तगंडकी। इसके अलावा गंडक नदी का नाम और भी है, जैसे कि नारायणी नाम से जानी जाती है और सालिग्रामी नाम से भी जानते हैं। और गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर। अब बात करते हैं घाघरा रिवर के बारे में। तो इसको सरयू नदी भी बोलते हैं। तो देखिए घाघरा नदी जो है ये मापचंगो ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत से, और इसको नेपाल में करनाली भी बोलते हैं, और यूपी में इसको बोलते हैं सरयू। और यूपी में जो अयोध्या है, अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और बिहार में घाघरा एंटर करती है सिवान से, तो सिवान के जो है गुठनी इलाके से ये नदी जो है बिहार में एंटर करती है। और इसकी जो सबसे बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे जो बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो है राप्ती, और ये इसको ज्वाइन करती है बरहज के पास। उसके बाद कुछ दूरी तक घाघरा जो है वो यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है, और उसके बाद सारण डिस्ट्रिक्ट में छपरा में ये आके गंगा नदी से मिल जाती है।
इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1080 किलोमीटर है और बिहार में इसकी लेंथ केवल 83 किलोमीटर है। बात करते हैं अब बूढ़ी गंडक रिवर के बारे में। तो देखिए बूढ़ी गंडक जो रिवर है ये 320 किलोमीटर लंबी रिवर है और ये नदी निकलती है वेस्ट चंपारण से। तो देखिए वेस्ट चंपारण में एक जगह है बिशंबरपुर नाम का, यहाँ पे चौतवा चौर है, यहाँ से ये नदी निकलती है। उसके बाद ये नदी जो है ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से फ़्लो करती है और लगभग 56 किलोमीटर फ़्लो करने के बाद ये नदी जो है ये साउथ डायरेक्शन में टर्न कर जाती है और यहाँ पे इससे दो नदियाँ आके मिलती है, दुभरा और तूर। दुभरा और तूर जो हैं वो आके इसको ज्वाइन करती हैं। उसके बाद फिर ये नदी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करती है लगभग 32 किलोमीटर और ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाती है। उसके बाद ये नदी जो है वो गंडक रिवर के पैरेलल में फ़्लो करती है। जैसा कि आप इस मैप में देखिए तो यहाँ पे बूढ़ी गंडक है और ये गंडक है, तो इसके पैरेलल में फ़्लो कर रही है। बूढ़ी गंडक की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं इसमें मसान, बलूर, पंडई, सिकता, तलवई, त्यूर, धनौती, कोहरा और दंदा है और समस्तीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसी के किनारे बसा हुआ है। बूढ़ी गंडक रिवर सिस्टम पे कोई भी मेजर या मीडियम प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बनाया गया है और बूढ़ी गंडक का जो कैचमेंट एरिया है वो 12,021 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से 2420 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो नेपाल में प्रेजेंट है और 9,601 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारे बिहार में प्रेजेंट है। तो देखिए जो बूढ़ी गंडक रिवर का बेसिन है ये घिरा हुआ है नॉर्थ में सोमेश्वर की पहाड़ियों से, ईस्ट में जो है बागमती बेसिन है और वेस्ट में प्रेजेंट है गंडक रिवर बेसिन और इसके साउथ में जो है गंगा रिवर प्रेजेंट है। तो देखिए ये नदी जो है काफ़ी ऊंचे से जो है निकलती है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से नदी जो है ये फ़्लो कर रही है, तो जब ये नदी जो है यहाँ से फ़्लो करते हुए प्लेन वाले एरिया पे आएगी तो अपने साथ ये जो है सेडिमेंट्स लेके आती है और धीरे धीरे टाइम जैसे बीतेगा वैसे वैसे यहाँ पे जो सेडिमेंट्स हैं वो इकट्ठा होते जाएंगे और इसकी वजह से क्या होगा कि अब इसका रास्ता जो है वो ब्लॉक होने लगेगा। तो अब ये नदी जो है वो क्या करेगी, अपना जो कोर्स है वो चेंज कर देगी, यानी कहीं और से बहने लगेगी। फिर यहाँ पे मान लीजिए जो सेडिमेंट है वो इकट्ठा होने लगा तो फिर से ये रास्ता चेंज कर देगी। तो इसीलिए जो नदन बिहार वाली नदियाँ हैं वो काफ़ी ऊपर से आती हैं, जिसकी वजह से ये रास्ता जो है अपना वो चेंज कर देती हैं। इसके अलावा ये नदियाँ जो हैं वो मेंडरिंग करते हुए चलती हैं और जिसकी वजह से जो यू शेप का जो लेक है वो फॉर्म होता है, इसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं या उसी को हम मोट बोलते हैं। अब बात करते हैं बागमती रिवर के बारे में। तो देखिए बागमती रिवर जो है ये निकलती है नेपाल से। तो नेपाल में के जो हिमालयज़ में जो महाभारत रेंज है वहाँ से ये निकलती है बगदावर से और बागमती से विष्णुमती रिवर जो है ये मर्ज करती है काठमांडू में। तो काठमांडू के तेग दोभान में जो है विष्णुमती नदी आती है और बागमती से मर्ज कर जाती है। बागमती रिवर लगभग नेपाल में 195 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। उसके बाद ये जो है बिहार में सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है। तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे समस्तीपुर नरकटियागंज रेलवे लाइन है, तो इसी के पास से लगभग यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से जो है ये इंटर करती है बिहार में। तो बिहार में जो बागमती नदी है ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है। इसका जो टोटल लेंथ है बिहार में वो 395 किलोमीटर है और नेपाल में ये सिर्फ 195 किलोमीटर ट्रैवल करती है, वहीं बिहार में ये 394 किलोमीटर ट्रैवल करती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं इसमें लाल बैका रिवर, लखनदेई रिवर, चकनाहा रिवर, जमुनई रिवर, सिपरीधर रिवर, छोटी बागमती और कोला रिवर। तो ये नदियाँ जो हैं इनकी सहायक नदियाँ हैं। और जो कोसी प्रोजेक्ट है, कोसी प्रोजेक्ट के तहत जो बागमती रिवर है इस पर भी जो ब्रिजेज़ हैं वो बनाए गए हैं, नए डैम्स जो हैं वो इस पर बिल्ड किए गए हैं। और बागमती रिवर जो है ये कमला नदी से आके मिलती है और उसके बाद कोसी रिवर में आके मिल जाती है। और नेपाल का जो सबसे सैक्रेड पिलग्रिमेज साइट है जो कि पशुपतिनाथ मंदिर है, ये जो है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और जब इस नदी में बाढ़ आती है तो उसका जो बेसिन है वो बस्ट कर जाता है और कई एरियाज़ में जो है बाढ़ लेके आता है, जैसे कि सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो बाढ़ आता है वो बागमती रिवर की वजह से आता है। अब बात करते हैं कोसी रिवर के बारे में। तो देखिए नॉर्दर्न बिहार की सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन रिवर है कोसी रिवर और इस रिवर का उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में कोसी नदी को कौशिकी कहा गया है, लेकिन नेपाल में इसको सप्तकोसी बोलते हैं क्योंकि ये 7 नदियों के स्ट्रीम से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए नेपाल में इसको सप्तकोसी कहा गया है। तो देखिए नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है गोसाईस्थान पीक और यहाँ से निकलती है कोसी नदी और टोटल लेंथ जो है कोसी रिवर की वो है 730 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है।
और अगर कोसी नदी का हम ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि पिछले 250 साल में कोसी नदी ने लगभग 120 किलोमीटर का जो अपना रास्ता है वो चेंज किया है, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं। तो कोसी नदी पहले देखिए यहाँ से फ्लो करती थी, लेकिन आज के टाइम में ये जो है यहाँ से फ्लो कर रही है। तो लगभग 250 साल में जो है 120 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये ट्रैवल की है, अपना मतलब जो कोर्स है वो चेंज की है। तो देखिए इंडिया में नेपाल में एक जगह है हनुमान नगर, तो यहाँ से जो नदी है कोसी नदी वो इंटर करती है, और अपने बिहार में ये इंटर करती है सुपौल डिस्ट्रिक्ट के भीमनगर से। और कोसी नदी कटिहार डिस्ट्रिक्ट में कुर्सेला में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। तो याद रखिएगा कोसी नदी जो है वो गंगा नदी से मिलती है कुर्सेला में। और कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार ही बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी रास्ता चेंज करती है और बाढ़ लाती है। कोसी नदी के जो मेन ट्रिब्यूटरीज़ हैं इसमें अरुण, तमुर, सुनकोसी, तुदकोसी, तमकोसी, इंद्रावती और लिखुकोला शामिल हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम है कोसी रिवर का वो अरुण और सनकोसी है। और ये रिवर जो है ये एक स्नो फेड रिवर है, इसीलिए पेरेनियल रिवर है। देखिए इस नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, जैसे कि मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और खगड़िया। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में इसका कैचमेंट एरिया है। इसके बाद कोसी रिवर के जो लेफ्ट बैंक के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ भी ये काफ़ी बाढ़ लाती है, जैसे कि सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। इसके अलावा कोसी नदी के राइट में जो डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड हैं, जैसे कि मधुबनी, दरभंगा और खगड़िया, तो यहाँ पर भी ये बाढ़ जो है लेके आती है। अब बात करते हैं कमला रिवर के बारे में। देखिए कमला रिवर जो है ये नेपाल के हिमालय के महाभारत रेंज से ओरिजिनेट होती है, और उसके बाद नेपाल के तराई क्षेत्रों से बहते हुए ये बिहार के जयनगर से इंटर करती है। जयनगर जो है वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मिथिला रीजन में इस नदी को जो है गंगा नदी जैसा ही पवित्र माना जाता है। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं इसमें सोनी, धोरी, बालन और त्रिशूला शामिल हैं। और कमला नदी की जो टोटल लेंथ है वो 328 किलोमीटर है, लेकिन ये बिहार में बस 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। और उसके बाद कई स्ट्रीम्स में ये डिवाइड कर जाती है। इसकी जो एक स्ट्रीम है वो जाके बागमती रिवर से मिलती है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी जो दूसरी स्ट्रीम है वो जाके कोसी नदी से मिल जाती है। कमला नदी का जो कैचमेंट एरिया है बिहार में वो 4488 स्क्वायर किलोमीटर का है। अब बात करते हैं महानंदा रिवर के बारे में। तो देखिए महानंदा रिवर जो है ये ओरिजिनेट करती है वेस्ट बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग, और यहाँ पे है महलदीराम हिल, और यहाँ से निकलती है महानंदा रिवर। उसके बाद नौका घाट में बालसोन रिवर जो है वो महानंदा नदी से आके मिल जाती है, और महानंदा रिवर जो है वो बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से बिहार में इंटर करती है, और कुछ दूरी तक ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में भी बॉर्डर बनाती है। और इसकी जो सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है मेची, ये इसको किशनगंज में ज्वाइन करती है। तो जो मेन ट्रिब्यूटरीज़ है महानंदा की इसमें मेची, बालासोन, कनकई, तंगन और नागर शामिल हैं। और महानंदा रिवर जो है वो बॉर्डर बनाती है बिहार और वेस्ट बंगाल के बीच में। तो किन किन डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर बनाती है, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार डिस्ट्रिक्ट से कि जो है बॉर्डर है वो लगता है। उसके बाद ये नदी जो है कटिहार डिस्ट्रिक्ट के मनिहारी में गंगा नदी से जाके मिल जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सदर्न बिहार रिवर्स के बारे में। इसका नोट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।